बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है वो बर वक्त मिल सकें। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के बाद एक बार फिर जनूबी लबनान पर ड्रोन हमला किया है, जिसमें मुतादिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का बयान है कि ईरानी फोर्सेस ने अपने दिफा में अमरीकी अड्डों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अमरीकी सालसी में इसराइल और लबनान मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफ़िक तो हुए, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि इसराइल ने एक मरतबा फिर जनूबी लबनान पर चढ़ाई की। एक और अहम टॉपिक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, इस पर आपको बताएंगे कि आज क्या होने जा रहा है। दूसरा, बजट 2026-27 जो है वो पेश होने जा रहा है। कौन सी चीज़ें जो है वो महंगी होने जा रही हैं, इस पर आज वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनाब जो इस वक्त जंगबंदी हुई ईरान और इसराइल और लबनान के दरमियान, उसकी खिलाफ वर्जी, उस जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो इसराइल ने की है। और लबनान की जो कौमी खबर रसां एजेंसी है, उसके मुताबिक जनूबी लबनान में एक गाड़ी को निशाना बनाने वाले इसराइली ड्रोन हमले में कई अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इसराइल और लबनान की हुकूमतों ने वाशिंगटन DC में अमरीकी हुकाम की सालसी में होने वाले मुतअद्दिद मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी पर इतफ़ाक़ किया था। और इसराइल के सख्तगीर कौमी सलामती के वज़ीर इतामार बिन गुवेर ने अमरीका की सालसी में होने वाले इसराइल लबनान मुआहदे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जो इनके बकौल ख़ास तौर पे जो देखा जा रहा है कि उन्होंने इसको एक ख़याली मंसूबा करार दिया और इसे संगीन गलती करार दिया और वज़ीर-ए-आज़म के गलत फ़ैसलों की तरफ जो है वो इशारा किया। लेकिन अब मामला ये है कि ईरान और अमरीका की जंगबंदी भी अब जो है वो कुछ मामलात में हमें नज़र आ रहा है कि ईरान की जानिब से जो है वो जो गल्फ़ के अंदर कुछ अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अमरीका जो है वो ईरान के अंदर कार्रवाई कर रहा है और ईरान की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ गल्फ़ ममालिक के अंदर बकौल ईरान के कि वो अमरीकी तनसीबात को निशाना बना रहा है, लेकिन जो गल्फ़ ममालिक के तर्जुमान हैं उनके मुताबिक ईरान जो है वो बार बार उनकी फ़िज़ाई हुदूद की न सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि उनके मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत कर रहा है। और इस हवाले से जो है वो एक भरपूर जो है वो जवाब दिए जाने का इम्कान भी है। अब ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अब्बास अराक़ची ये कहते हैं कि ईरान ने जो है वो अपने दिफा में कार्रवाई की है। और इस दिफा के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान उन मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं, और किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि ईरान जो है वो जिस तरह अपना दिफा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। लेकिन साथ साथ इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो जिन ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है वो ममालिक मुसलमान ममालिक हैं और वहाँ पर अगरचे अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ईरान को सोच समझ कर किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। अगला हमारा मौजू बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बजट 2026-27 में कौन सी अशिया जो है वो महंगी होने जा रही हैं। हमने कल भी आपसे बात की थी कि जनरल सेल्स टैक्स जो 18% स्टैंडर्ड रेट है वो कई ऐसी अशिया हैं कि जिन पर नहीं है। लेकिन आइंदा बजट में 8वें शेड्यूल में जो मुतादिद अशिया मौजूद हैं जिन पर सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, उन एग्जेम्पशंस को जो है वो हुकूमत या तो कम करने जा रही है या उनको ख़त्म करने जा रही है। अब टैक्स नेट में हुकूमत ये कहती है कि टैक्स नेट में हमने तोसी करनी है, महसूलात बढ़ाने के लिए नए इस्लाहाती प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उन पर टैक्स मराद बरकरार रखने या ख़त्म करने का फ़ैसला जो है वो भी इसी बजट में होगा। इसी तरह जो दरामदी कंप्यूटर्स हैं यानी इम्पोर्ट किए हुए कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उन पर जो है वो टैक्स रियायतें कम या ख़त्म हो सकती हैं। और फिर ज़री शोबे के हवाले से बात की जा रही है कि ट्रैक्टर्स है, DAP खाद है, उन पर जो उनके हवाले से जो टैक्स पॉलिसी है उसमें तब्दीली की जा रही है। और एक और जो चीज़ है जिससे बराह रास्त जो है
वो एक आम आदमी मुतासर होगा कि पोल्ट्री और मवेशियों की जो खुराक है उस पर टैक्स शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है, और सोलर का जो फोटो वोल्टाइक सेल्स है उस पर जो मौजूदा टैक्स सहूलत है उसको वापस लिया जा सकता है। और 8वें शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया कि वो टैक्स मराहत खत्म हो सकती हैं, और इसके साथ साथ स्टेशनरी जो है वो भी महंगी हो सकती है, और बाज़ अशिया खुर्दोनोश जो है वो उनकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। अब ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि IMF की ये डिमांड है कि आप अपना टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं, टैक्स नेट को बढ़ाएं, और लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है उस पर तो फोकस किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन टैक्स नेट या टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम नज़र नहीं आ रहे। अब हम देख रहे हैं कि ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, लेकिन वो ताजर जो है वो फ़िक्स टैक्स स्कीम उन्होंने मुस्तरद कर दी है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब सेटल डाउन होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही हैं, और ताजर एक मरतबा फिर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब बजट के हवाले से कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं आप एक और जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है वो यही है कि हुकूमत जो है वो अपना रवां माली साल का जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो भी हासिल करने में नाकाम नज़र आ रही है। 11 माह का अगर हम टैक्स टारगेट उसका जायज़ा लें, टैक्स 11 माह की एक्सपोर्ट्स का जायज़ा लें तो 27 अरब डॉलर की कुल एक्सपोर्ट्स हुई हैं, और रवां माली साल हुकूमत ने ये टारगेट रखा है कि 35 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट्स होंगी। अब हुकूमत को एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट का सामना है, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुका है, और इस पर अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत की जो कोशिशें काविशें हैं वो हमें नाकाम होती नज़र आ रही हैं। हिस्टोरिकल ट्रेड डेफिसिट है, यानी 11 माह में आप देखें कि 34 अरब 75 करोड़ डॉलर का सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट है, और ये ट्रेड डेफिसिट जो है इसमें कितना इजाफा है, 18% तक तकरीबन जो है वो इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल की निस्बत। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि हुकूमत जो है वो आम आदमी के ऊपर बोझ में इजाफा तो कर रही है, लेकिन अपने जो मामलात हैं उनको दुरुस्त नहीं कर रही, जिसकी वजह से अवाम में शदीद तशवीश जो है वो पाई जाती है। और अब हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो बयान आया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो बयान क्यों आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कि कल जो है जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी के जबरी गुमशुदगी के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो कल हेयरिंग के लिए समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन उस पर समाअत नहीं हो सकी, और उस समाअत के हवाले से जो तहरीक लब्बैक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 3 माह के ताअत्तुल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी की बाजियाबी दरख्वास्त एक बार फिर अचानक मनसूख कर दी गई है। मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर था, और इससे कबल केस की आखिरी समाअत जो है वो 13 मार्च 2026 को हुई थी, और आज रिजवी बरादरान की जबरी गुमशुदगी को 234 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और रिजवी बरादरान बाजियाबी केस में बार बार ताख़ीर और ताअत्तुल ताकतवर हलकों और इदारों के निज़ाम इंसाफ पर असर रसूख और मुदाखलत की अक्कासी करता है, और जबरी गुमशुदगी के हवाले से हाई प्रोफाइल केस में अदालती पेशरफ न होना इस सवाल को जन्म देता है कि आया कि आईन पाकिस्तान को कोई अमली हैसियत हासिल है या नहीं है। ये ताख़ीर TLP के कारकुनों और हामियों के गुस्से और इस्तराब में मज़ीद इजाफा करेगी। ये स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। तो हमने आपको कल सुबह ये बता दिया था कि समाअत जो है वो कैंसिल हो चुकी है, उसके बाद ये स्टेटमेंट भी सामने आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, और अब देखना ये है कि दोबारा ये केस जो है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस हवाले से एक एहतजाज प्लान कर रहे हैं कि अगर उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमें जो है वो सड़कों पर नज़र आएगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो सड़कों पर नज़र आएंगे। तो यही इसी व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।